Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। स्वयं प्रभा और आईआईटी कानपुर द्वारा शुरू किए गए इस पूरे मुहिम के तहत मैं जिस कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका 11वां लेक्चर आपके साथ मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस लेक्चर का शीर्षक राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार है। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ सूचना और अधिकार ये दो महत्वपूर्ण पद हैं जिसके साथ हमें पूरी बातचीत को शुरू करनी चाहिए। सूचना का अर्थ जानने से पहले अधिकार का पक्ष जानना बहुत ज़रूरी होगा। अधिकार का आशय वो सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं जो राज्य किसी व्यक्ति को प्रदान करता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें, राजनीति शास्त्र के संदर्भ में देखें तो अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी के बीच में अधिकार का जो है अलग-अलग जेनरेशन, अलग-अलग पीढ़ी का विकास हुआ है। जैसे कि शुरुआती दौर में आप देखें तो अधिकार में जो है वो पॉलिटिकल राइट और की बात की जाने लगी। जैसे लोगों को बोलने का अधिकार हो, सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट, नागरिक और राजनीतिक अधिकार की बात की गई, जिसमें लोग बोलने के का अधिकार, वो राजनीतिक सहभागिता का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, इन सारे अधिकारों पर परिचर्चा थी। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक अधिकार की बात की जाने लगी, जिसमें रोजगार और इन सारे पक्षों को जोड़ दिया जाने लगा। और फाइनली लास्ट में आप देखेंगे तो एक तरह से अधिकार का जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्भरता का अधिकार के साथ साथ उसमें पर्यावरण के मुद्दे, कल्चरल राइट, सांस्कृतिक अधिकार, इन सबों को फोकस किया गया। तो अधिकार एक महत्वपूर्ण पद है जिसे कि लोक नीति ने इसमें शामिल किया है। दूसरा पद है सूचना का। इन्फॉर्मेशन का आशय ये होता है कि जब आप किसी व्यक्ति या संस्था से किसी संबद्ध विषय पर जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति या संस्था ऐसे विषयों पर बोले जो विषय जो है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, सार्वजनिक महत्व का विषय है। निश्चित तौर पे आप उनसे निजी सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि सार्वजनिक महत्व के सवाल पे पूछ रहे हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि गवर्नेंस की पूरी प्रविधि में परिवर्तन हुआ है, सरकार आज शासन में तब्दील हो गया है। गवर्नमेंट इज चेंज इनटू गवर्नेंस। और जैसे ही ये गवर्नेंस आया है तो अब हम सरकार से पूछ सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं कि आप हमें बताइए कि फला मद में, फला योजना में जो है जो राशि आवंटित हुई थी उसका आपने क्या किया है। तो ये पहले तक नहीं था। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है पूरे पॉलिसी डिस्कोर्स में। नीति के विमर्श को जब आप देखेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव इस तरह से दिखाई पड़ता है आपको। और इसलिए सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण आयाम है भारतीय राजनीति में, भारत की लोक नीति में। और किसी भी, मुझे लगता है, विकासवादी सरकार जो कि एक निश्चित समय काल के बाद जनता के पास ये जाके कहती है कि आप मुझे फिर से वोट करिए, आप मुझे फिर से जो है मुझे विजयी बनाइए, तो वो सूचना का अधिकार के तहत जो है जनता भी सचेत होती है कि हाँ उसे सूचना चाहिए। तो ये एक डायनामिक पक्ष है पूरे लोक नीति में। तो इस पे हम संपूर्ण रूप से आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। जैसा आप देखते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इस सूचना के अधिकार को देखने का। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगर वर्डिक्ट को देखें आप, राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार 1976 के मामले में ये विश्लेषित किया गया था कि लोग तब तक कुछ बोल नहीं सकते, अपने विचार नहीं प्रकट कर सकते हैं जब तक कि उन्हें सरकारी मामलों में सूचना प्राप्त ना हो। मतलब people can't speak or express themselves unless they have information on government affairs। मतलब सरकार के मामले में उन्हें सूचना हो तभी वो बोलना, उनका बोलना वाजिब है, बोलना सटीक है। और इसमें यह भी कहा गया कि 19(1) जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, उसमें प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार तब तक प्रभावी नहीं होगा
जब तक सूचना का अधिकार नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो। यानी जब हम भाषण की स्वतंत्रता देते हैं 19A में, वो भी तभी फलीभूत होगा अगर आप व्यक्ति को सूचना का अधिकार देंगे। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता सब कुछ है, और इस प्रकार जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए किस प्रकार कार्य करती है। एपेक्स कोर्ट ने भी इस मामले में यही कहा कि सभी नागरिक टैक्स देते हैं और इस कारण उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनके धन का खर्च जो है किस तरह से किया जा रहा है और किस किस मद में किया जा रहा है और उससे क्या निकल के आने वाला है। और अत्यंत दूसरे लोकप्रिय मामले एसपी गुप्ता वर्सेस भारत सरकार 1982 में, ये दोनों केस मुझे लगता है कि सूचना के अधिकार के लिए शुरुआती तौर पे नज़ीर है। अगर आप पिछला केस देख रहे हैं राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार 1976 और दूसरा एसपी गुप्ता वर्सेस भारत सरकार 1982 में, अभी पहली बार कोर्ट ने कहा था कि 19(1) सूचना के अधिकार का हिस्सा है तथा इस प्रकार सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है। यानी 19(1) को कहा गया कि ये जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का पार्ट है और राइट टू इन्फॉर्मेशन इस तरह से जो है वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो इस तरह से एक तरह से ऐतिहासिक रूप से आपने देखा कि दो न्यायालय के वर्डिक्ट के आधार पे हमने देखा कि किस तरह से कोर्ट ने सूचना के अधिकार पे काफ़ी कुछ कहा है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, ऐतिहासिक रूप से सूचना के अधिकार की यात्रा का सवाल है, तो निश्चित तौर पे ये एक दिन में नहीं आया है, इसके पीछे लंबा आंदोलन रहा है भारत में। तो इस हिस्से में, ऐतिहासिक विकास के वाले हिस्से में हम उस पूरी विकास यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। जो इसकी शुरुआत है वो मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS आंदोलन के रूप में 90 के दशक में हुआ और जिसका उद्देश्य था कि गांव में पारदर्शिता बहाल किया जाए। गांव का जो देसी कामकाज था, जो दैनिक कामकाज था, उसमें भ्रष्टाचार निहित था और लोगों को कुछ पता नहीं होता था कि वो किस मद में कहाँ क्या खर्च हो रहा है। तो पारदर्शिता के लिए MKSS ने खूब आंदोलन किया और इसकी शुरुआती जो प्रमुख स्तंभकार थे जो इस आंदोलन को शुरू कर रहे थे, उसमें अरुणा राय और निखिल डे ने काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया। आप जानते हैं अरुणा राय सिविल सेवक थी, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के सूचना के अधिकार के इस पूरी मुहिम में किस तरह से तल्लीनता से अपना योगदान दिया है। 1993 में ड्राफ्ट RTI को कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद ने फिर इसे पारित किया एक अलग ड्राफ्ट के नाम से। 1996 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिसके अध्यक्ष, तात्कालिक अध्यक्ष जो है जस्टिस PV सावंत थे, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष सूचना के अधिकार से जुड़ा एक ड्राफ्ट मॉडल लॉ प्रस्तुत किया था और इस ड्राफ्ट मॉडल को बाद में PCI NIRD, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नाम से भी संशोधित किया गया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से ये आगे विकास कर रहा है, किस तरह से आगे ये सूचना के अधिकार में आगे तब्दील होने की दिशा में है। केंद्र सरकार के द्वारा SD सौरी की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई थी और ये इम्पोर्टेंट ये एक वर्किंग ग्रुप थी और दूसरी वर्किंग आयोग की रिपोर्ट और ड्राफ्ट को फिर 1997 में प्रकाशित किया गया और बाद में ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2000 का आधार बना। 2000 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को संसदीय स्थायी कमेटी के पास भेजा गया और वहाँ संसद के द्वारा 2002 में इसे पास कर दिया गया और इस कार्यरूप में, ये पूरा कार्यरूप यूपीए सरकार के समय में 2004 में आए। यूपीए सरकार ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये वादा किया कि RTI को अधिक प्रगतिशील, व्यवहारिक और अर्थपूर्ण बनाया जाए। ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल एंड अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल। RTI को जब तक आप नहीं बनाएंगे कि वो प्रोग्रेसिव हो, सोसाइटी को एक आगे के लिए नज़ीर प्रस्तुत करे, प्रैक्टिकल हो, केवल थ्योरी ना हो, किताबी भाषा बन के ना रह जाए, बल्कि व्यवहारिक हो और मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल इस लहजे में हो क्योंकि आम लोगों को, आम फहम को समझ में आए कि ये उसके लिए क्यों ज़रूरी है। हम अगर इन तीनों उद्देश्यों की अगर पूर्ति कर पाते हैं तभी जो है इसका वास्तविक महत्व है। RTI बिल को संसद ने मई 2005 में पारित किया तथा जून 2000
5 मई से तात्कालिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रोत्साहित किया गया तथा व्यवहार में 12 अक्टूबर 2005 में ये अस्तित्व में आया। तो हम देखते हैं कि पूरी जो यात्रा 90 के दशक से शुरू हुई थी, वो 2005 में कानून के रूप में आया और आरटीआई के लिए इसलिए हम हमेशा कहते हैं आरटीआई एक्ट 2005। ये सूचना का अधिकार का जो एक्ट है, जो कानून है, वो 2005 में ये आया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष है, हम सब विद्यार्थी हैं, रिसर्चर हैं, सोशल साइंस को अलग तरीके से पढ़ते समझते हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को, किसी विषय को पढ़ रहे हैं तो हमें उससे जुड़ा एग्जिस्टिंग लिटरेचर को समझना चाहिए। एग्जिस्टिंग लिटरेचर का ये मतलब होता है कि उस विषय पर, फलां टॉपिक पर अब तक क्या लिखा गया है, अकादमिक लेखों में विचारकों ने, स्कॉलरों ने क्या लिखा है, और वहाँ लिखे हुए लिखित जो संदर्भ है उसके आधार पे हम आगे का रास्ता तय करते हैं कि क्या गैप है, उसे कैसे फुलफिल करें, या अगर कुछ अच्छा लिखा है तो कैसे उसको और मजबूती प्रदान करें, रीस्ट्रेंथन करें। तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर भी महत्वपूर्ण है। तो अगले हिस्से में अभी हम लोग देख रहे हैं कि आरटीआई से जुड़ा जो है एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है। पहला काम है, आप देख सकते हैं, अरुणा रॉय का ही है, द आरटीआई स्टोरी पावर टू द पीपल। और इसमें अरुणा राय जमीनी स्तर पे अभियान का एक सम्मोहक आख्यान यानी नैरेटिव प्रस्तुत करती है, कैसे ग्रास रूट मूवमेंट होता है और उससे जुड़ा डिफरेंट नैरेटिव क्या रहा है इसमें, और कैसे ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया पूरा आरटीआई मूवमेंट। पुस्तक आम व्यक्तियों की अक्सर अनदेखी कहानियों पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ जो है रैली की है, जमावड़ा किया है, ध्रुवीकरण किया है। मतलब हम अपने दैनिक जीवन के तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से आगे निकलते हुए जब आंदोलन में शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं, तो उससे लोकतंत्र कितना मजबूत बनता है। पुस्तक पारदर्शिता और जवाबदेही, दो शब्द है, देखिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई में निहित प्रतिबद्धता, हास्य और संघर्ष के सार को पकड़ती है। एक प्रमुख कार्यकर्ता और पूर्व सिविल सेवक के रूप में अपने व्यापक अनुभव से आकर्षित होकर रॉय ने एमकेएसएस की यात्रा का प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत किया। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी कहा, अरुणा रॉय सिविल सर्वेंट थी, आईएएस थी, आईएएस की नौकरी छोड़ के वो सोशल एक्टिविज्म में आ रही थी, तो उनके क्या अनुभव रहे यहाँ पे, और वो अनुभव कितना इफेक्टिव था कि फाइनली वो एमकेएसएस मूवमेंट से भी जुड़ जाती हैं। तो पूरा नैरेटिव, पूरा जो उनकी जीवन यात्रा है, उसको बहुत विस्तार से, बहुत संजीदगी से इस किताब में रखने की चेष्टा करती हैं। साथ में इस किताब में, मतलब जैसे देखिए, नैरेटिव्स के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, सड़कों पे विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से द आरटीआई स्टोरी जो है वो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन को चलाने में जो एक जमीनी स्तर के आंदोलन की शक्ति के एक वसीयतनामा के रूप में ये काम करता है। मतलब एक एविडेंस है ये कि किस तरह से एक आरटीआई आंदोलन ने सोशल पॉलिटिकल परिवर्तन लाने में योगदान किया, किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे आंदोलन को द्रुत करने में योगदान किया। तो पूरा संपूर्ण तौर से देखें तो ये एक तरह से आरटीआई मूवमेंट का एक ओवरऑल एक जो है नैरेटिव ये किताब संचित करता है। दूसरा जो लिटरेचर आप देख सकते हैं, एम गोपी का है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया, जो एक जर्नल है, बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक अफेयर। इसमें ये इम्पॉर्टेंटली फोकस करते हैं और कहते हैं कि कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो भारतीय नागरिकों को और गैर सरकारी संगठनों को एम्पावर करती है, मतलब सशक्त बनाती है, ताकि वो सरकारी सूचनाओं को जो है ग्रहण कर सके, पारदर्शिता को कैसे द्रुत कर सके, और सरकार के अंदर और शासन के अंदर जो है जवाबदेही का जो है दायरा तय कर सके। बाय कॉम्बेटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, इट सर्व एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। मतलब भ्रष्टाचार और जो सार्वजनिक विश्वास है उसको प्रोत्साहित करते हुए ये लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है उसकी आधारशिला को भी ये तय करता है। इस लेख का उद्देश्य भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम के महत्व को उजागर करना है, इसके प्रावधानों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सरकारी जवाबदेही को बढ़ाने में इसके परिवर्तनकारी क्षमताओं को भी स्पष्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये दूसरा एम गोपी का ये लेख जो है कितना वाइडर कैनवास में जो है करप्शन, पब्लिक ट्रस्ट के प्रति जो है वो एक तरह से विश्वास
और अलग तरह से जो है पूरे उसके प्रोविजंस, ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, इन सब को जो है खास तौर पे ये फोकस करता है, उसको बढ़ाने की मांग करता है। तीसरा लेख जो है वो पी शर्मा का है, डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन स्टेट, द मेकिंग ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो राउटलेज से प्रकाशित है 2014 में। और इस पुस्तक में बेसिकली इस बात की पड़ताल की गई है, इस बात की जांच की गई है कि ज़मीनी स्तर पर आंदोलन जो है कैसे नेतृत्व सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग के भीतर एम्बेडेड संसाधनों का लाभ उठाता है और आरटीआई अधिनियम को आगे बढ़ाने के लिए एक सख्ती तक पहुंच करता है। ये नौकरशाही, लोकतांत्रिकरण और आर्थिक उदारीकरण में बदलाव पर प्रकाश डालता है, राज्य से निजी क्षेत्र में समर्थन को दूर ले जाता है और इस संक्रमण ने आरटीआई अधिनियम के निर्माण को प्रभावित किया है। सूचना कानून की स्वतंत्रता में वैश्विक रुझानों के बीच सरकारी कार्यों के लिए इसके दायरे को सीमित कर दिया है और इसकी सामग्री और समय पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दर्शाता है। तो इस तरह से ये लेख जो है कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस है मेयरली खासतौर पे लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ, जो शिफ्टिंग है, जो रूलिंग एलीट है, जो कि निर्णय ले रहा है, उनके अंदर जो एक एम्बेडेड चीज़ है, संसाधनों का मुद्दा है और किस तरह से पावर, लोगों को पावर बहाल करने का जो इशू है, इन सब को फोकस करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण लेख है जिसको भी जरूर से देखा जाना चाहिए। चौथा लेख जो है वो एस सिंह और भास्कर कर्ण का है और ये लेख राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस थ्रू आईसीटी शीर्षक से है, जो जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एथिक्स इन इंडिया में प्रकाशित है। और ये लेख दरअसल जो है सूचना के अधिकार के वैश्विक विकास और सुशासन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की पड़ताल करता है कि कैसे वैश्विक विकास यानी ग्लोबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को जो है बहाल किया गया, विशेष रूप से भारत में सूचना और जिस तरह से संचार प्रौद्योगिकियां का विकास हुआ, उससे आरटीआई को कितना बल मिला, ये आरटीआई की अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्ति, भारत में इसकी उत्पत्ति और सूचना तक बेहतर पहुंच के माध्यम से नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ाने में भी जो है आईसीटी के महत्व को और उसकी क्षमता को प्रकाश डालता है। हालांकि चर्चा मुख्य रूप से आईसीटी पहलू को भारतीय संदर्भ तक सीमित करता है और इस तरह से ये इसका लिमिटेशन भी है कि ये भारत के संदर्भ में जो है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके संदर्भ में इस पूरे संदर्भ को देखने की कोशिश करता है। अगला लेख ए रॉबर्ट्स का है, ए ग्रेट एंड रेवोल्यूशनरी लॉ, द फर्स्ट 4 years ऑफ इंडियाज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में प्रकाशित है और ये आर्टिकल लिंक करता है यूएस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ और बताता है कि किस तरह से जो है अमेरिकी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम और दोनों में पारदर्शिता कानून कितना महत्वपूर्ण था। शुरुआती 2.5 वर्षों के भीतर लगभग 2 मिलियन से अधिक अनुरोधों के बावजूद कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां वहां आई और असमान सार्वजनिक जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस का अभाव, नौकरशाही की जो बाधाएं हैं और जो दूसरे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स हैं, इन सब के साथ वो किस तरह से निकल के आया है। प्रवर्तन तंत्र शिकायतों में वृद्धि के साथ संघर्ष को भी ये बहाल करता है और आप देखें तो ये विकासशील देशों के संदर्भ में जिस तरह के नए नए इनोवेशंस आए हैं, जो नया एक इम्प्लीमेंटेशन का या क्रियान्वयन का मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, उसको भी बहुत इफेक्टिवली ये लेख जो है वो रखने की कोशिश करता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सूचना के अधिकार से जुड़े केस स्टडीज़ का क्या महत्व रहा है। मतलब इसके अंतर्गत हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सूचना के अधिकार को प्रोन्नत करने के लिए, इसे स्ट्रेंथन करने के लिए, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए और इसे मुख्य धारा में लाने के लिए किस तरह का जो है आंदोलन हुआ है भारत में। और बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उसमें हम जो है सैंपल के रूप में, नज़ीर के रूप में, प्रारूप के रूप में 2 आंदोलनों को, 2 प्रयोगों को आपके सामने बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि दोनों ही बहुत लोकप्रिय प्रारूप है अगर आप देखें तो। पहला है मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS और दूसरा है परिवर्तन। मजदूर किसान शक्ति संगठन सूचना के अधिकार से संबंधित विधायी प्रावधानों के लिए अभियान चलाने में राजस्थान अवस्थित
मजदूर शक्ति संगठन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमकेएसएस ने खासतौर पे राजस्थान से अपनी पूरी यात्रा स्टार्ट की और राजस्थान में जो वहाँ विधायी प्रावधान थे उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया, उसमें सुधार के लिए जो आंदोलन किया उसमें उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका निभाई है। और ये मुख्य रूप से राजस्थान में राजसमंद एक ज़िला है, वहाँ से ये शुरू हुआ, वहाँ पे वो बेस्ड था ये आंदोलन, ये संगठन। और मजदूर किसान शक्ति संगठन पारंपरिक गैर सरकारी संगठनों से अलग है। जब भी हम एनजीओ की बात करते हैं, गैर सरकारी संगठन की बात करते हैं, तो बड़ा पॉपुलर नैरेटिव हमारे सामने यही आता है कि एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था है। लेकिन एनजीओ का एक अलग रूप जिस तरह से एमकेएसएस ने प्रस्तुत किया है उसे ज़रूर से स्टडी करना चाहिए सभी लोगों को। एमकेएसएस किसी बाहरी फंड को वहाँ पहुँचाने का माध्यम बनने या फिर सर्विस डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्थानीय समाज से जुड़े मुद्दों से संबंध रखता है। मतलब अमूमन हम देखते हैं कि एनजीओ का पर्पस होता है कि कैसे बाहर से फंडिंग वहाँ लगाएं, कैसे सर्विस डिलीवरी को बेहतर करें, लेकिन उसके स्थान पर इनका खास जोर इस बात पे था कि किस तरह से स्थानीय लोगों को ही स्ट्रेंथन करे, किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो अपने स्थानीय जुड़े मुद्दों को किस तरह से डील कर रहे हैं, उनके बारे में उसकी समझ को पुख्ता करे। 80 के दशक के उत्तरार्ध और 90 के दशक के आरंभ में, यानी 80s के लास्ट और 90s के दशक के आरंभ में, वहाँ के अत्यंत गरीब लोगों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर काम करने के दौरान ये संगठन काफ़ी सक्रिय हुआ। जो गांव के गरीब लोग थे, उनके लाइवलीहुड के इश्यूज थे, वहाँ से बहुत बेसिक विषय के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की ताकि वो आम लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो, उनके साथ उनका एक इंटरैक्शन बढ़े और आम लोग भी उन पे एक विश्वास स्थापित कर पाए। तो इस तरह से जो है एमकेएसएस ने राजसमंद से अपनी यात्रा को शुरू करने की कोशिश की। कार्य के दौरान एमकेएसएस ने पाया कि स्थानीय स्तर पर भयावह गरीबी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने अपने स्टडी में ये पाया था कि जो गरीबी है उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण करप्शन है, जो कि ग्रास रूट लेवल पे, ग्रामीण स्तर पर जो है वो जड़ तक जो है वो अपना स्थान बनाया हुआ था। और मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी हो या फिर जन वितरण प्रणाली, या तो वेजेस जो मजदूरों को दी जा रही थी और या फिर पीडीएस का जो पूरा सिस्टम था, जन वितरण प्रणाली थी, वहाँ दिए जाने वाले अनाज या अन्य सामग्रियों पर या फिर लोक निर्माण कार्य में या जो पब्लिक कंस्ट्रक्शंस की चीज़ हो रहे थे, कहीं सड़क बन रहा है, कहीं पुलिया बन रहा है, ये सारे जो काम हो रहे थे, तो उन सभी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यानी 3 इंपॉर्टेंट एरिया को अंडरलाइन किया एमकेएसएस ने। पहला, जो मजदूरी दी जा रही थी, यानी जितना मजदूरी दिया जाना था उतना मजदूरी नहीं मिल रहा था उनको। मतलब इन प्रैक्टिस उनको कम मजदूरी मिल रहा था और पेपर में उन्हें ज़्यादा मजदूरी दिखाई जा रही थी। दूसरा, जन वितरण प्रणाली, जो पूरा पीडीएस सिस्टम है, जहाँ से उन्हें अनाज मिलता है और ये सब चीज़ें, वहाँ किस तरह का भ्रष्टाचार था, किस तरह से वहाँ पे कालाबाजारी थी, उसको भी उन्होंने फोकस किया। और तीसरा, लोक निर्माण कार्य, जो पब्लिक कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसमें जो करप्शंस था उसको भी अंडरलाइन किया। तो इन तीनों एरिया को उन्होंने फोकस किया था। और एमकेएसएस ने पाया कि स्थानीय नेता, अफसर और ठेकेदारों के बीच एक तरह का गठजोड़ है। मतलब ये जो करप्शन है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार के मूल में उसका कारण अगर ढूंढने की कोशिश की एमकेएसएस ने, तो पाया तो कहीं ना कहीं जो लोकल लीडर्स थे, जो लोकल ब्यूरोक्रेट थे, जो अफसर थे और जो ठेकेदार थे, उन सब के बीच एक गठजोड़ था। आपस में कमीशन था, आपस में जो है करप्शन था और वही कारण से जो है आम लोग जो है उसमें सफ़र कर रहे थे। एमकेएसएस ने इसके लिए जन सुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण का तरीका अपना। ये दोनों टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जो टेक्निक एमकेएसएस ने अपनाया पूरे मुहिम में, पूरे आंदोलन में, उसमें पहला था जन सुनवाई और दूसरा है सामाजिक अंकेक्षण, यानी जिसको हम बहुत पॉपुलर इंग्लिश में जानते हैं, इसको कहते हैं सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट को फोकस किया उन्होंने। और एमकेएसएस ने गरीब ग्रामीणों को सामाजिक अंकेक्षण में भागीदारी के लिए भी संगठन किया। वो कह रहे थे, जब आपका पैसा है तो आपके पैसे
का हिसाब आप रखेंगे, और ये तभी आप रखेंगे जबकि सोशल ऑडिट होगा। और सोशल ऑडिट भी कौन करेगा, तो उसमें वो तभी वो फलीभूत हो पाएगा, तभी उसका कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा यदि जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टिसिपेशन के मोड को बहुत स्ट्रेंथन किया गया। और आप ये समझ के चलिए कि 90 का दशक हिंदुस्तान में, भारत में भागीदारी और इस तरह का पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक चरम दौर रहा। शुरुआती तौर में स्टार्ट हुआ दिल्ली में भागीदारी योजना, MKSS का प्रयास यहाँ पे, तो हर जगह जो है भागीदारी को खास मतलब महत्व दिया गया। और इसका आशय यही था कि सरकारी जो नियम कानून है, सरकारी जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो तभी सफल हो पाएगी, तभी आप उसका फ्रूटफुल आउटकम देख पाएंगे यदि उसमें आम जनता की भागीदारी हो। तो हालांकि भागीदारी का अलग अलग मॉडल था और उस पर एक अलग चर्चा है, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि इस तरह से MKSS ने वहाँ पे ग्रामीणों को जगाया कि सोशल ऑडिट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा यदि आप उसमें सामाजिक भागीदारी करते हैं, आप व्यक्तिगत भागीदारी करते हैं। अनेक जन सुनवाई के माध्यम से सरकारी अफसरों और नागरिकों को भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर आमने सामने लाया। ये एक बहुत इनोवेटिव जो है आइडिया था MKSS का, कि वो एक जन सुनवाई आयोजित करती थी और जिसमें ब्यूरोक्रेट भी होते थे और आम लोग भी होते थे, और आपस में दोनों इंटरैक्ट करते थे कि कहाँ समस्या है, यहाँ क्यों काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जो भ्रष्टाचार का जो इशू था, जिसमें दोनों अपने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दोनों अपनी दखल दे रहे हैं, तो उससे ये पूरा प्रोसेस जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो रहा था, लोकतांत्रिक कृत हो रहा था। इस आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले कुछ नौकरशाहों ने उन्हें कुछ सरकारी सूचनाएं और कागजात भी उपलब्ध करा दिए, और उनके द्वारा की गई जन सुनवाई में स्थानीय अफसरों के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। बाद में जाके इसमें जो लोकल लीडर्स थे, जो MPs MLAs थे, मुखिया थे, इन सबको भी उसमें जन सुनवाई में शामिल किया। दिन प्रतिदिन के जीवनचर्या में आने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार प्रवेश कर चुका था। इसके खिलाफ जो स्थानीय लोग एकजुट हो चुके थे। जो डेली का लाइफ था उसमें जो अनियमितताएं थी, जो इरेगुलरिटीज थी, जो भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ जन सुनवाई जैसे प्रयोग के माध्यम से MKSS ने क्या किया, स्थानीय लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया। उनमें एकजुटता आई, उसमें जागरूकता आई कि वो इस बहुत महत्वपूर्ण समस्या से, जिससे वो अपने दैनिक जीवन में हर दिन पीड़ित हो रहे थे, उसके खिलाफ उनका क्या एक्शन होना चाहिए, उनका किस तरह का जो है मोबिलाइजेशन होना चाहिए। गरीबों की जीविका और उसके अस्तित्व से जुड़े मुद्दे से संबद्ध रखने के दौरान एक महत्वपूर्ण नारा भी दिया गया। और जब आप देखेंगे पूरा MKSS के कार्य करने के तरीके को, तो उसमें MKSS ने अपने काम करने के दौरान एक नारा भी दिया, जानने का अधिकार, जीने का अधिकार, द राइट टू नो, द राइट टू लाइफ। और इसके साथ साथ एक अन्य नारा भी महत्वपूर्ण था MKSS का, हमारा पैसा तुम्हारा हिसाब। मतलब ये पब्लिक मनी है, और पब्लिक मनी को जब आप खर्च कर रहे हैं तो यू हैव टू बिकम आंसरेबल। आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आपने हमारे पैसे का कहाँ खर्च किया है। और इससे जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी, इससे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और खुली सरकार, ओपन सरकार जैसे मुद्दे पे बातचीत होने लगी और उसको फोकस किया जाने लगा। तो ये सभी चीज़ जो है कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ निकल के आ रहा, आप देख सकते हैं। MKSS के तर्ज पे देश के दूसरे भागों में भी सूचना के आंदोलन की मांग की गई। जैसे ही MKSS का आंदोलन शुरू हुआ, हिंदुस्तान के एक इम्पॉर्टेंट, आप जानते हैं, सेमी एरिड एरिया जो है राजस्थान में, और वहाँ से जब आंदोलन ने सफलता पाई और जन सुनवाई का जिस तरह से उन्होंने मॉडल इजाद किया, जिस तरह से सोशल ऑडिट पे लोगों को मोबिलाइज किया, करप्शन के खिलाफ आंदोलन MKSS ने लड़ा, तो उसकी चर्चा देश दुनिया में भी होने लगी। और देश के अन्य हिस्सों में भी सूचना के अधिकार के लेकर जागरूकता बढ़ी, और हर जगह जो है कहीं ना कहीं आंदोलन छिटपुट जो है वो होने लगा था। और ये एक महत्वपूर्ण सुगबुगाहट थी हिंदुस्तान को, एक तरह से आप कह सकते हैं, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में, जहां लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे। राजस्थान के इस संघर्ष ने 1997 में नेशनल कैंपेन फॉर द पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन को जन्म दिया। 1997 में एक कैंपेन, नेशनल कैंपेन फॉर द पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन भी इससे निकल के आया, और ये एक महत्वपूर्ण रूप से एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि थी MKSS की।
जो दूसरा केस स्टडी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा था और वहाँ एक दूसरा गैर सरकारी संगठन परिवर्तन के नाम से वहाँ पे उन्होंने इस पूरे सूचना के अधिकार के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और जैसा कि हम जानते हैं परिवर्तन की स्थापना सन 2000 में जून महीने में हुई थी और परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन के एक अलग दायरे को प्रस्तुत करना था और इसका उद्देश्य था जो दिल्ली वासी हैं को बिना रिश्वत दिए कैसे आयकर विभाग से अपने आयकर रिफंड करवाना, कैसे इनकम टैक्स के रिफंड करवाए जाएं विदाउट जो है रिश्वत दिए। यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। परिवर्तन ने ऐसा महसूस किया कि लोगों को तात्कालिक राहत तो मिली है परंतु व्यवस्था में बहुत खामी है, व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। तो उनका एक लॉन्ग लास्टिंग उद्देश्य था कि कैसे सिस्टम के अंदर इसमें सुधार किया जाए। 2 अक्टूबर 2001 से दिल्ली में सूचना का अधिकार एक्ट प्रभावी हुआ और जिसके तहत लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वो सरकारी फाइलें प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें बस एक फॉर्म भर के संबद्ध विभाग में जमा करना होता। हालांकि दिल्ली सरकार कागज पर यह दावा कर रही थी परंतु व्यवहार में इस कानून के तहत सूचना प्राप्त करना सरल नहीं था। अतः परिवर्तन ने लोगों को सूचना के इस अधिकार के प्रयोग के लिए शिक्षित करना प्रारंभ किया कि कैसे आप सरकार से सूचना मांग सकते हैं, उस सूचना मांगने की क्या प्रक्रियाएं हैं और उसमें आपको कितना समय और कितना जो है वक़्त, कितना पैसा इसमें खर्च करना पड़ सकता है ताकि जो शिकायत है उसका जो है द्रुत समाधान हो सके और गवर्नेंस की पूरी प्रविधि में उससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। और ये एक इम्पॉर्टेंट तो उन्होंने किया ही कि सरकारी संस्थाओं से हम सूचना मांग रहे थे। उसके बाद एक दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया उसका काफ़ी चर्चा था परिवर्तन के इस काम का और दिल्ली की एक पुनर्वास कॉलोनी जो है सुंदर नगर में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर नागरिक संपत्तियों के लिए खर्च किए गए रुपये का हिसाब देने के लिए दबाव डाला गया कि आप जो पब्लिक मनी को खर्च कर रहे हैं उसका क्या यूटिलिटी है और उस पर बहुत चर्चाएं हुई और उस पर एक दबाव बनाया गया। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह घूमकर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की और सरकार पे एक तरह से जो है दबाव बनाने का काम किया। उन्होंने आम लोगों को एमसीडी द्वारा किए जा रहे निर्माण और मरम्मत कार्य और उस पर खर्च किए गए रुपयों से अवगत कराया कि कितना खर्च हो रहा है, निर्माण कार्य में कितना लग रहा है। और यह तथ्य उभर के सामने आ रहा था कि कई जगहों पर तो प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुए थे, कई जगहों पे काम अधूरा था और जिन जगहों पे कुछ काम हुआ था वहां भी खराब गुणवत्ता वाला सामग्री का प्रयोग हुआ था। तो एक तरह से जो पूरा जो निर्माण कार्य था, लोक निर्माण कार्य था, उसके अंदर की सच्चाइयों से अवगत कराने का काम किया परिवर्तन ने। परिवर्तन ने 14 दिसंबर 2001 को नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन NCRI और राजस्थान के MKSS के साथ मिलकर सुंदर नगर में फिर से एक जन सुनवाई का आयोजन किया। तो पहले तो सुंदर नगर में मतलब ये जा रहे थे करने के लिए अलग मुद्दे पे जो आपने देखा कि पुनर्वास कॉलोनी का जो मुद्दा था, लेकिन यहाँ पे अब MKSS की टीम को भी साथ में लेके आ गए और उन्होंने एक अलग तरह से जन सुनवाई का जो है आयोजन किया और लगभग 1000 लोग जो है इसमें शामिल हुए थे, जिसमें स्थानीय निवासियों के साथ साथ पत्रकार, गणमान्य व्यक्तियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। पहली बार जनता ने महसूस किया कि सरकार को पूरी तरह से जन निगरानी के तहत काम करते हुए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट जो था जो परिवर्तन ने किया। एक और बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट परिवर्तन ने किया जिस पे हम लोगों को बात करना चाहिए। दिल्ली में अगर आपके जहन में हो तो पूरा एक मूवमेंट था, वो मूवमेंट था पानी के निजीकरण के सवाल पर। पानी का निजीकरण का ये मुद्दा था कि दिल्ली में जो है जो टेंडर्स दिए गए जिन कंपनियों को, उसमें जिस कंपनी को चुना गया टेंडर्स के लिए वो कंपनी जो है एलिजिबल ही नहीं थी और उस पर करप्शंस के बहुत सारे चार्जेस थे। तो RTI के इस पूरे मुहिम से परिवर्तन ने ये देखने लोगों के सामने ये पूरा मुद्दा लाया कि किस तरह से जो एलिजिबल कंपनी है उसको रिजेक्ट करके जो जिस पे करप्शन के चार्जेस हैं उसको सरकार ने जो है ये पूरा काम सौंपा था। और
दूसरा जो उसको उसकी एक खामी थी इस योजना की कि किस तरह से वो दिल्ली को 2 भाग में दिल्ली में बाँट रहा था। पहला भाग दिल्ली के पॉश एरिया में के लिए था, दिल्ली में पानी के वितरण का, जहाँ 24/7 पानी सप्लाई करने के लिए सारे प्रावधान किए जा रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में जो अनऑथराइज़ एरिया था, वहाँ के लिए कोई प्लान नहीं था। वहाँ पे अभी भी दिल्ली जल बोर्ड के जो टैंकर्स हैं और जो लोकल माफिया हैं जल से जुड़े हुए, उनके हाथों में उसको सौंप दिया गया था। तो इस पूरे वाक़ये को भी जो है बहुत मुस्तैदी से परिवर्तन ने लाया था। और आप सबको ये जानना चाहिए कि वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो उनका भी कहीं न कहीं जुड़ाव शुरुआती तौर पे इस पूरे मूवमेंट से रहा है। केजरीवाल और पूरी उनकी टीम जो है, परिवर्तन एनजीओ के साथ ही उनका पूरा सामाजिक कार्य जो है शुरू होता है, और बाद में वो यहीं से पॉपुलैरिटी हासिल करके वो राजनीति में आते हैं। तो ये 2 जो आपने केस स्टडी देखा, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम एक नज़ीर के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में, केस स्टडी के रूप में जानना चाहिए। एमकेएसएस का एक अलग मूवमेंट रहा है, जो महत्वपूर्ण तो है ही। दूसरा जो है ये जो मूवमेंट है परिवर्तन का, जिसमें जिस तरह से दिल्ली के अलग-अलग इश्यूज़ पे, चाहे वो झुग्गी-झोपड़ी का इशू है, चाहे वो वाटर सप्लाई का इशू है, चाहे वो पार्किंग का इशू है, चाहे वो लोक निर्माण है, उन सारे इश्यूज़ हैं, उन सबको जिस तरह से ये फोकस किया, वो एक महत्वपूर्ण इनकी उपलब्धि रही है। अगला जो सेक्शन है वो है सूचना के अधिकार एक्ट का सेक्शन। हम देख रहे हैं कि किस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ता है, और वो पूरा मूवमेंट जिस तरह से आगे बढ़ता है, उसके बाद ये मूवमेंट फिर कानून बनता है, और वो कानून कहलाता है क्या? वो कानून कहलाता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। वो एक्ट का क्या उद्देश्य है, उसके डिफरेंट प्रोविजंस क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, और एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, उसको हम इसके अंतर्गत जो है बात करेंगे। सूचना के अधिकार एक्ट, जिसको हम 2005 आरटीई एक्ट कहते हैं, वो है क्या, विस्तार से उसको जानने की कोशिश करेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसके उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है, और उसके चैलेंजेस क्या है, आगे क्या क्या इसमें सुधार हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम फोकस करेंगे। सबसे पहला जो इशू है वो है उद्देश्य का। तो जो सूचना का अधिकार है वो एम्फेसिस करता है ट्रांसपेरेंसी विद इन इंस्टीट्यूशंस, यानी ये संस्थाओं के भीतर पारदर्शिता की बात करता है। मतलब पहले संस्था पारदर्शी नहीं थी, पहले संस्था जो कुछ करती थी उसे जो है पब्लिक को नहीं पता होता था। अब जो है संस्थाओं को ये कहा गया कि आप कुछ भी करें तो बिल्कुल जैसे एक ग्लास, शीशे का ग्लास में पानी पारदर्शी तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल तक देखा जा सकता है, उसी तरह सरकार को भी पारदर्शी बनना है, संस्थाओं को भी पारदर्शी बनना है कि वो जहाँ खर्च कर रहा है, जिस मद में खर्च कर रहा है, अगर आम लोग उसके बारे में जानकारी चाहता है तो वो जानकारी उसे सुलभ हो। सेकेंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स। जैसे ही सरकार पारदर्शी होगी, यानी जैसे ही सरकार अपने सारे बही खाते को जो है सार्वजनिक वित्त में रखेगी, लोगों को पता होगा कि सरकार यहाँ ये कर रही है, तो उस प्रक्रिया में नागरिक सशक्त ऐसे होता है कि नागरिक को लगता है कि ये सरकार मेरी सरकार है और ये सरकार में मेरी सहभागिता है। तो जैसे ही नागरिकों में ये फीलिंग आती है तो वो सशक्त बनता है, वो विरक्त नहीं रहता है, वो सरकारी कामकाज से अलग थलग नहीं पड़ता है, बल्कि उसमें वो सक्रिय अपनी भूमिका तलाशता है और वो सशक्त बन जाता है। तो इस मायने में जो है आरटीआई का ये भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो सिटीजन्स को एम्पावर करती है। तीसरा जो आरटीआई का उद्देश्य है, प्रमोशन ऑफ कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के कार्यों में प्रतिबद्धता और जवाबदेही। जैसे आपको पता है कि मैंने बता दिया आज आपको कि हमने ये खर्च किया, ये फायदा हुआ, एक बार बता दिया, तो फिर क्या होता है कि जो पब्लिक है उसका इंस्पिरेशन, उसकी आकांक्षा बढ़ जाती है सरकार से, और वो अगले वर्ष भी फिर सोचता है कि सरकार हमें बताएगी। तो सरकार भी ये जानती है कि पब्लिक उनसे पूछेगा, तो वो आम लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाती है, अकाउंटेबल हो जाती है, जवाबदेह हो जाती है कि हम
करप्शन नहीं करेंगे, हम सही से काम करेंगे, गुड प्रैक्टिसेस लेके आएंगे, अच्छे से पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेंगे, लोक सेवाओं का ठीक से वितरण करेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें जो है हमारे प्रति विश्वास दिखाएगा। तो सरकार जो क्या हो रहा है, ये दोनों ही चीज हो सरकार में दिख रही है, प्रतिबद्ध भी हो रही है और साथ में जवाबदेह भी हो रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है आरटीआई का। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, यानी ये नागरिक और सरकार के बीच के संबंधों को भी परिवर्तित करता है। देखिए, परंपरागत क्या संबंध रहे सरकार और नागरिक के बीच में? परंपरागत रूप से हम देखते हैं तो नागरिकों को हमेशा माना जाता है ये पैसिव है, ये सरकार जो है वो या ब्यूरोक्रेसी जो है वो माई बाप है, यानी ब्यूरोक्रेसी जो करती है वो सब कुछ सही है और सरकार जो करती है वो सब कुछ सही है और हमारे और आपके हित में करती है, तो हम सवाल नहीं पूछ सकते उनसे, वो जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से, सूचना के अधिकार के प्रोसेस से, जो वो गैप था, जो अंतराल था सरकार और नागरिक के बीच, उस अंतराल, वो गैप, वो खाई जो है वो पाटने का काम इससे हो जाता है। जब सरकार से आप सूचना मांग रहे हैं, सरकार बहुत एक्टिवली आपको सूचनाएं दे रही हैं, तो दोनों के बीच के संबंधों में जो एक गैप है वो निरंतरता में तब्दील हो जाता है, यानी दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहा है। अब कोई सब्जेक्ट और मतलब शासन तक का संबंध नहीं है, बल्कि दोनों में एक तरह से अंतर्निर्भरता है, निरंतरता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनुपूरक भाव हो जाता है सरकार और नागरिकों के बीच में। तो इससे पूरा सरकार के जो फंक्शंस है वो तो सुधरते हैं ही, फंड्स भी सुधरते हैं, फंक्शनरीज भी सुधरते हैं। तो मतलब इससे पूरा एक आप कह सकते हैं आमूलचूल परिवर्तन जो है वो सरकारी कामकाज में आता है। अगला जो उद्देश्य है कि प्रिवेल इलीजिटिमेट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी ये गैर कानूनी शक्ति के केंद्रीकरण को रोकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे सूचना आप मांग रहे हैं और जैसे ही सूचना मांग रहे हैं, सरकार अगर सूचना नहीं दे रही है, मतलब वो सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति से काम करे, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से काम करे, और जैसे ही आपको सूचना दे रही है तो वो सेंट्रलाइजेशन का जो उसका पुराना एक फॉर्म था उसको वो खत्म कर रही है। तो जैसे ही सूचना का अधिकार का मुख्य मकसद ही यही है कि जो गैर कानूनी, जो इलेजिटिमेट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसको कैसे हम खत्म करें, कैसे उसे समाप्त करें। And finally, after you can see the process where government became transparent, accountable, committed, जैसे ही सरकार पारदर्शी होती है, वो जवाबदेह होती है, प्रतिबद्ध होती है, तो उससे फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है एनहांस पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है भागीदारी आम लोगों की बढ़ती है और वो जा के, भाग के, पूछ के सूचनाएं इकट्ठा करता है और वो विरक्त नागरिक नहीं रहता, वो सक्रिय नागरिक में तब्दील हो जाता है, वो एक्टिव सिटीजन के रूप में आप उसको देख सकते हैं। आगे के हिस्से में हम देख रहे हैं कि प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। अगर आप आरटीआई को देखेंगे तो बहुत विस्तृत उसकी रिपोर्ट है, लेकिन उसमें से निचोड़ में जो कुछ बहुत बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है उस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आप जान रहे 2002 में था, उसको पदस्थापित करके आरटीआई एक्ट 2005 आया है और इसमें 3 महत्वपूर्ण स्तरों का उल्लेख किया गया है। जब आप आरटीआई एक्ट को देखेंगे तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो है स्तर है। पहला है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी लोक सूचना अधिकारी। दूसरा है फर्स्ट एपिलिएट अथॉरिटी, यानी जो है प्रथम अपीलीय प्राधिकार। ये है सार्वजनिक सूचना अधिकारी। दूसरा जो है फर्स्ट एपिलिएट अथॉरिटी है, यानी कि ये प्रथम अपीलीय प्राधिकार है। एंड थर्ड वन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी केंद्रीय सूचना आयोग है। ये 3 महत्वपूर्ण जो है आप देख सकते हैं, जो अलग अलग स्तर है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम पीरियड क्या होगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। तो सिंपली ये है कि जो सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर, जैसे ही आप सूचना मांग रहे हैं तो विद इन 30 डेज जो है आपको वो सूचना का जवाब जो है मिलना चाहिए। ठीक है।
अगर मान के चलिए 30 डेज में आपको सूचना नहीं मिलती है, फिर क्या होगा? तो पहले अपील जब आप करेंगे तो कितने समय का गैप होना चाहिए? तो सूचना आपूर्ति की समय सीमा समाप्त हुए अगर 30 दिन हो जाए, यानी 30 डेज में आपको अगर सूचना नहीं मिल रही है तो आप जो है फिर फर्स्ट अपील आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो अगला प्रोविजन है, टाइम पीरियड फॉर एपिलिएट अथॉरिटी। जो एपिलिएट अपीलीय प्राधिकार है उसके लिए टाइम पीरियड क्या है? तो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्ति की तारीख के 30 दिनों के भीतर या असाधारण मामलों में 45 दिनों के भीतर। ऐसे तो है 30 डेज, लेकिन बहुत अगर कुछ ऐसा वो है कि आप अगर गैप कर भी रहे हैं तो 45 डेज के अंदर तो आपको सूचना देना है। जो अपील होगा वो ये है प्राइमरी, ये 30 जो है पहले लेवल पे है। और जब आप अपील कर रहे हैं तो अपील में 30 और मैक्सिमम 45 डेज, ये फर्स्ट अपील के लिए। दूसरे अपील के लिए जो है अधिकतम टाइम गैप जो है सूचना आपूर्ति की समय सीमा समाप्त हुए 90 डेज पे, और जो दूसरा अपील होगा कम से कम 90 डेज जो है वो पूरा हो गया हो, कुछ नहीं हो रहा, तब आप सेकेंड अपील कर सकते हैं। यानी आप फ्रेम को फिर से याद रखिए। पहला है कि 30 डेज के अंदर आपको जो है वो प्राधिकारी आपको सूचना देगा। अगर 30 डेज में नहीं दे रहा है तो नेक्स्ट 30 डेज में देगा, और अगर इसमें भी नहीं दे रहा है देन आप जो है चले जाएंगे अपील के लिए, पहले अपील के लिए। पहले अपील में है कि जो प्राधिकारी आपको आपके अपील का जवाब देगा वो मिनिमम 30 डेज, और दूसरे सिचुएशन में कुछ भी हो 45 डेज के अंदर तो आपको वो देगा ही पहले एपिलिएट की। दूसरे अपील उसमें भी आपको नहीं मिल रहा है कुछ, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो सेकेंड जो अपील करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 90 डेज है, 90 डेज में आपको देना ही देना है उसको। आरटीआई एक्ट को जब आप बहुत तफ्तीशी से देखेंगे तो उसमें आपको ये भी नजर आएगा कि उसमें कंप्यूटरीकरण पर भी जोर है, सार्वजनिक सूचनाओं के प्रकाशन पर भी जोर है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रकाशित किया जाए उसको भी फोकस किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आरटीआई के दायरे में कौन कौन आएंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य स्तर पे जितने संवैधानिक निकाय हैं वो सभी इसके दायरे में आएंगे। एनजीओज आएंगे, प्राइवेट और पब्लिक यूटिलिटी कंपनी आएंगी, ये सब आरटीआई के नकेल में होंगे, मतलब उनसे सूचनाएं पूछा जा सकता है। जो निकाय आरटीआई से बाहर होंगे उसमें हम जानते हैं सेंट्रल एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी से जुड़ी एजेंसीज हैं, उन सब पे आरटीआई जो है वो लागू नहीं होगा। अब आपने देखा कि किस तरह से जो है सीआईआई का भी प्रोविज़न है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, तो ये इसमें मुख्य सुरक्षा कमीशन तो होंगे, साथ में साथ 10 अन्य सदस्य जो है इसके मेंबर होंगे, यानी मुख्य एक सेंट्रल कमीशन और प्लस 10 मेंबर्स के साथ ये मिलकर बनेगा। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा और पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। CIC, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आप सूचना के अधिकार के एक्ट्स को देखेंगे तो बहुत विस्तृत ये पूरा प्रावधान है। तो इसमें टोटल 31 सेक्शंस हैं, 6 अध्याय हैं जो आरटीआई एक्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं, सेक्शंस एंड 6 चैप्टर्स। तो ये एक बहुत संक्षेप में इन नटसेल आप कह सकते हैं कि आरटीआई के कुछ प्रावधान है जिसको कि सबको ध्यान में रखना ही चाहिए। वैसे अब विस्तार से आप इसमें अरुणा राय वाली किताब जो है वो देख सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, राजकमल पब्लिकेशन से पब्लिश है, वो इम्पोर्टेंट है। अब हम इस हिस्से में देखेंगे आरटीआई एक्ट से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। आरटीआई एक्ट 2005 नागरिकों को शासन में प्रचलित गोपनीयता और शक्ति के दुरुपयोग पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। मतलब कुछ सीक्रेसी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, नहीं होनी चाहिए, और पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के खिलाफ जो है एक तरह से आवाज देता है आरटीआई एक्ट 2005। केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के माध्यम से ऐसी जानकारी तक पहुंच प्रदान की जाती है, और सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी जो इंफॉर्मेशन अधिकारी हैं उनके माध्यम से सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई सूचना को सार्वजनिक भलाई के रूप में माना जाता है क्योंकि ये नागरिकों के हितों के लिए प्रासंगिक है और एक पारदर्शी और जीवंत लोकतंत्र के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए इंपॉर्टेंट है आरटीआई क्योंकि इससे नागरिकों के हित की जो है पूर्ति होगी। आप जानते हैं कि पारदर्शी और जीवंत यानी एक तरह से ट्रांसपेरेंट, और आप कह सकते हैं कि लाइव जो है डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो उसका जो पूरा एक संदर्भ है उससे जीवंत होता है।
प्राप्त जानकारी ना केवल सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी होती है, जो समाज के समग्र हितों की पूर्ति करती है। केवल गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल नहीं होता, पूरा तंत्र अकाउंटेबल होता है, और उस तंत्र में गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं कि गैर मतलब सरकारी संस्थाएं भी हैं, हम और आप भी हैं, हम सब जवाबदेह बनते हैं सरकार के साथ साथ। तो इसका एक लार्जर जो है महत्व है जिसको समझना चाहिए। आरटीआई एक्ट 2005 की प्रमुख विशेषताओं में आगे देखें तो हर साल आरटीआई अधिनियम के तहत लगभग 6 मिलियन आवेदन दायर किए जाते हैं, और जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो है सनशाइन कानून बन जाता है। मतलब एक जो जिस तरह से इंडिया में इतने सारे और वर्ल्ड वाइड आप देखिए इतने सारे इसमें मामले आ रहे हैं, और विश्व स्तर पर जहां जितना ज़्यादा आरटीआई होगा, आप ये मान के चलिए कि वो लोकतंत्र या वो देश उतना ज़्यादा माना जाता है वो जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति, अपने हुकूक के प्रति, अपनी पहचान के प्रति और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में अपनी भूमिका के प्रति। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आरटीआई का और इतने सारे मामलों का आना। ये एप्लीकेशन बुनियादी अधिकारों और हकदारियों के वितरण के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने से लेकर देश के सर्वोच्च कार्यालयों पर सवाल उठाने तक कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है मांगता है। केवल गवर्नमेंट से नहीं मांगता है, जो टॉप लेवल पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उससे भी जानकारी मांगता है और उनको भी अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है। आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हुए लोगों ने ऐसी जानकारी मांगी है जिससे सरकारें प्रकट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि यह राज्य द्वारा भ्रष्टाचार, मानव अधिकार के उल्लंघन और गलत कार्यों को उजागर कर सकता है। तो जिस तरह का डेटा देखेंगे, जिस तरह का नैरेटिव आप देखेंगे, आपको उससे प्रतीत होगा कि बहुत सारे करप्शंस के मामले, बहुत सारे जो ह्यूमन राइट के उल्लंघन के मामले और बहुत सारे जो गलत कार्य हैं जिसको कि वो पर्टिकुलर संस्था न्यायोचित ठहराती रही है, वहाँ पे जो है आप डिमांड कर सकते हैं। उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले तक क्या होता था कि जब चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं आप और आप कहीं दाखिला ले रहे हैं, तो कई बार ये भी होता था कि आपसे जो कम अंक प्राप्त किया है जो विद्यार्थी, उसको जो है पहले आपसे दाखिला मिल जाता है और आपको बाद में दाखिला मिलता है। तो पहले कोई पब्लिक मतलब स्फेयर में इस तरह की सूचना नहीं होती थी, मिल गया, आप कहीं पूछ नहीं सकते, कहीं आपको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब आरटीआई आने के बाद एक महत्वपूर्ण तब्दीली आई है कि अब आप उस रिस्पेक्टिव संस्था से पूछ सकते हैं कि जो मेरे से कम अंक प्राप्त किया है यह विद्यार्थी, उसको पहले दाखिला कैसे मिल गया। यहाँ तक कि आप अलग तरह के एग्जाम्स देते हैं, वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आपको कम अंक आया है या आप उसमें उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, तो आप वहाँ पे अपनी कॉपी को पुनः जांच करने के लिए आरटीआई की मांग कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये है कि वो इस सूचना के अधिकार का कैसे प्रयोग करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए हैं जहाँ की जब रीचेक हुआ है आरटीआई के बाद वो कॉपी, तो पता चला है कि उसके मार्क्स अलग थे, अलग मार्क्स आ गए, चाहे वो गलती से हो चाहे मानवीय चूक के कारण हो। तो ये आरटीआई का एक अलग अलग लेवल पे जो इसका महत्व है, जो इसकी प्रासंगिकता है, उसको हमें देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगला जो है वो है नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियाँ, निर्णय और कार्यों के बारे में जानकारी तक पहुंच जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है। यानी जितनी सरकार की नीति है और जो निर्णय है और जो कार्य हैं, उनके बारे में जो है एक आम जानकारी क्रिएट करना भी इसका उद्देश्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने इम्पोर्टेंट फैसले में यहाँ तक कहा है कि आरटीआई संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से मिलने वाला एक मौलिक अधिकार है। 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार और 21 यानी जो आपको राइट टू लाइफ डिग्निटी का जो अधिकार है, वो उससे संबद्ध मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब आरटीआई को जो है वो डायरेक्ट आर्टिकल 19 और 21 के साथ जोड़ते हुए इसे फंडामेंटल राइट कह रहे हैं। तो ये फंडामेंटल राइट के रूप में भी ये दिखाई पड़ता है। संशोधन भी हुए हैं। आरटीआई संशोधन एक्ट 2013 में राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से हटा दिया गया है। पब्लिक जो अथॉरिटी है उससे पॉलिटिकल पार्टी बाहर हो गया है। 2017 का जो मसौदा है जिसमें अगर आवेदक मृत्यु हो जाती है तो मामले को बंद करने का प्रावधान है। प्रस्तावित आरटीआई संशोधन एक्ट 2018 का उद्देश्य केंद्र को राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों के कार्यालय और वेतन
तय करने की शक्ति देता है, जो आरटीआई अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित है। पहले ये काम सीआईसी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करता था। अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित 5 वर्षीय कार्यालय को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, तो ये हाल में जो उसमें कुछ संशोधन हुए हैं वो उससे जुड़ा हुआ है। चुनौतियां भी है इसमें। चुनौती ये है कि केवल अगर आप देखें तो हम लोग अभी भी ये बहुत लोकप्रिय नहीं है आम लोगों में, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी आप देखिएगा तो 36% ग्रामीण और 38% शहरी इलाके आरटीआई एक्ट की पहुंच तक है, यानी लोग प्रयोग करने से बचते हैं। महिलाएं और खासतौर पे वंचित तबका जो है वो आरटीआई को प्रयोग करने में बहुत यूज टू नहीं महसूस करता है, वो बहुत वाकफियत नहीं रखता, वो भागना चाहता है इस तरह के सरकारी पूरे प्रावधानों से। 50% के आसपास जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग उन्हें नहीं प्रदान अभी तक है कि वो किस तरह से इस पूरे कानून का अधिकार का प्रयोग करे। नौकरशाही के भीतर भी जो पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस है, अभी भी हम मैनुअल तरह से रिकॉर्ड कीपिंग को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जबकि आरटीआई डिमांड करता है कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड करिए, तो वो एक तरह से आरटीआई के एक्ट 2005 के सेक्शन 4 का उल्लंघन है कि अभी आप पुअर जो है रिकॉर्ड कीपिंग रखते हैं। सूचना आयोग से संबद्ध आधारभूत संरचना और कार्मिकों की कमी भी इंपॉर्टेंट है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो वर्क पावर है, इन दोनों की कमी भी जो है इसकी चुनौती को एक इंपॉर्टेंट आधार देता है। हिंदी पट्टी में बहुत सारे नैरेटिव आए हैं हिंदी हार्टलैंड में, बिहार, यूपी, राजस्थान में, कि जो एक्टिविस्ट आरटीआई से जुड़े हैं उनके खिलाफ आपराधिक मतलब हत्या और उनके ऊपर अटैक, ये सभी कार्रवाई हो रही है। न्यायपालिका और राजनीतिक दलों को आरटीआई की परिधि से बाहर रखा गया है, जो सिटीजन के बीच एक तरह से विरक्ता स्टैब्लिश करता है। और सूचना आयोग के चयन में पॉलिटिकल हस्तक्षेप भी है, ये भी एक तरह से एक चैलेंज है इसके मार्ग में। तो हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट चैलेंजेस भी आरटीआई के समक्ष है और इस तरह से आज की इस पूरे क्लास में हमने ये जानने की कोशिश की कि गुड गवर्नेंस के पूरे मैकेनिज्म में सूचना का अधिकार कहाँ है, उसके पीछे का आंदोलन क्या रहा है, क्या क्या लिखा गया है सूचना के अधिकार के ऊपर। नैरेटिव मतलब जो 2 केस स्टडी से हमने देखा एमकेएसएस और परिवर्तन से कि क्या आंदोलन उसके पीछे चला और सरकार का जो 2005 का एक्ट है उसके प्रमुख प्रावधान क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसके साथ जो है हम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered, and indeed the very charm of this particular story that I am going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. The adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled, in all of its adaptations almost, as Appointment in Samara. Here is the story. A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty-handed. Indeed, the servant had all gone white, and trembling with fear, he told his master that he had met
death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samarra and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samarra to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted death. Why did you make a threatening gesture to my servant? Asked the master to death. And death replied, it was not a threatening gesture. Rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today, because this evening I have an appointment with him in Samarra. See you in the next episode of Literary Snippet.